हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो चलिए हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज में हम लोग का बिहार भूगोल जो चल रहा है उसमें लास्ट जिला हुआ था राजगीर। अब नया जिला स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। नया जिला है गया, इसके बारे में पढ़ते हैं। बोध गया बिहार राज्य का एक छोटा सा शहर है और इसे सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ प्राचीन ईंटों से बना महाबोधि मंदिर परिसर है, जिसे उस स्थान को चिन्हित करने के लिए बनाया गया है जहाँ बुद्ध ने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। और इस परिसर में आज भी इस वृक्ष का एक प्रत्यक्ष वंशज मौजूद है। साथ ही कमल तालाब सहित 6 अन्य पवित्र स्थल भी मौजूद हैं। और वहाँ पे कमल और तालाब ये इनके साथ ही 6 अन्य पवित्र स्थल भी मौजूद हैं। ये जो फोटो है यह महाबोधि मंदिर का है और ये गौतम बुद्ध का पिक है। इसके आगे देखते हैं पॉइंट कि महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है और जो बुद्ध के ज्ञानोदय बोधि के स्थान को दर्शाता है। यह बोध गया मध्य बिहार राज्य पूर्वोत्तर भारत में निरंजना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है महाबोधि मंदिर भारत के सबसे पुराने ईंट मंदिरों में से एक है। मूल संरचना जिसे बाद में बदल दिया गया मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था, लगभग 238 बीसी के आसपास, जो बौद्ध धर्म के संरक्षक भी थे और बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धर्मांतरितों में से एक थे। कौन? तो अशोक। बुद्ध के ज्ञानोदय की याद में उन्होंने बनवाया था बोधि परिसर, जो अभी थोड़ा सा रूपांतरित हो गया है। आगे देखते हैं कि मंदिर की ऊंचाई 55 मीटर है, लगभग 180 फीट, और इसके पिरामिड नुमा शिखर टावर में कई परतें हैं। मेहराब की आकृतियां और बढ़िया नक्काशी शामिल है। 4 मीनारें, जिनमें से प्रत्येक अपने केंद्रीय समकक्ष के समान है लेकिन आकार में छोटी हैं, और छतरी जैसे गुंबद के साथ ऊपर है। 2 मंजिला संरचना के कोनों को सुशोभित करती है। मंदिर के अंदर एक मंदिर में कांच में बंद बुद्ध की एक पीले बलुआ पत्थर की मूर्ति है। तो जो गौतम बुद्ध की मूर्ति है वो कांच में बंद किया गया है और पीले बलुआ पत्थर की वो मूर्ति है उनकी। आगे देखते हैं कि बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वे आत्मज्ञान प्राप्त करने तक बैठे हुए थे, वहीं पे मंदिर के बगल में स्थित है। अशोक के पत्थर की पटिया जिस पर बुद्ध के बैठने की सटीक स्थिति अंकित है, उसे पारंपरिक रूप से बुद्ध का वज्रासन, शाब्दिक रूप से हीरे का सिंहासन या वज्र आसन कहा जाता है। पत्थर की रेलिंग मंदिर के साथ साथ वो वृक्ष को भी घेरे हुए है। अशोक के कई स्तंभों में से एक सबसे प्रसिद्ध स्तंभ है जिस पर उन्होंने अपने आदेश और धार्मिक सिद्धांत के बारे में अपनी समझ को उकेरा था। मंदिर के दक्षिण पूर्व कोने में स्थित है। 4.8 हेक्टेयर यानी 11.9 एकड़ के परिसर में बौद्ध भक्तों द्वारा निर्मित प्राचीन मंदिर और आधुनिक संरचनाएं भी शामिल हैं और इसे 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में मान्यता मिली थी। तो जो बौद्ध मंदिर है, बौद्ध परिसर है, इसको यूनेस्को में मान्यता कब मिली? तो 2002 में। ये बोधि वृक्ष है। आगे देखते हैं बोधि वृक्ष जिसे वो सिंहली से वो पीपल वृक्ष और अरसा मरम के नाम से भी जाना जाता है। बोध गया में स्थित एक बड़ा और बहुत पुराना पवित्र अंजीर का पेड़ है था फिकस, उसका नाम था फिकस रिलीजियोसा। पवित्र अंजीर का पेड़ था, इसका नाम था, वैज्ञानिक नाम है फिकस रिलीजियोसा, जिसके नीचे सिद्धार्थ गौतम आध्यात्मिक शिक्षक जो बाद में बुद्ध के रूप में जाने गए वो ज्ञान बोधि प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि धार्मिक प्रतीकात्मकता में बोधि वृक्ष को उसके हृदय के आकार के पत्तों से पहचाना जा सकता है, जिन्हें आमतौर पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट है कि बोधि वृक्ष शब्द का प्रयोग वर्तमान में मौजूद पेड़ों के लिए भी व्यापक रूप से किया जाता है। विशेष रूप से बोध गया में महाबोधि मंदिर में
उगने वाले पवित्र अंजीर जो उगते हैं उसको बोधि वृक्ष कहा जाता है अभी भी। फिकस रिलीजियोसा, जिसे अक्सर 288 बीसी में लगाए गए मूल नमूने से प्रत्यक्ष वंशज के रूप में उद्धृत किया जाता है। यह पेड़ तीर्थयात्रियों के लिए अक्सर एक गंतव्य स्थान है जो 4 मुख्य बौद्ध तीर्थ स्थलों में से सबसे महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के इतिहास में अन्य पवित्र बोधि वृक्षों का बहुत महत्व है। श्रावस्ती में आनंद बोधि वृक्ष और श्रीलंका के अनुराधापुरा में बोधि वृक्ष माना जाता है कि दोनों ही मूल बोधि वृक्ष से उत्पन्न हैं। तो जो श्रावस्ती में आनंद बोधि वृक्ष है और श्रीलंका में के अनुराधापुरा बोधि वृक्ष, ये दोनों माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध जहाँ पे शिक्षा प्राप्त किए थे उनके मूल बोधि वृक्ष से ये उत्पन्न है। आनंद बोधि और अनुराधापुरा, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं विष्णुपद मंदिर। ये विष्णुपद मंदिर का फोटो है जो गया में है, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। विष्णुपद मंदिर भारत के गया में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। यह भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। आगे देख लेते हैं कि यह मंदिर जो विष्णुपद मंदिर है वह फाल्गु नदी के किनारे स्थित है, जो भगवान विष्णु के पद चिन्हों से चिन्हित है, जिसे धर्मशिला के रूप में जाना जाता है। और ऐसा माना गया है कि यहाँ पे भगवान विष्णु के पद चिन्हित है। बेसाल्ट के एक खंड में उकेरा गया है। यह बेसाल्ट के एक खंड में उकेरा गया है उनके पद चिन्ह। ब्रह्मा कल्पित ब्राह्मण प्राचीन समय से मंदिर के पारंपरिक पुजारी हैं, जिन्हें गयावाल तीर्थ पुरोहित या पंडा के रूप में जाना जाता है। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और श्री रामकृष्ण जैसे कई प्रसिद्ध संतों ने इस मंदिर का दौरा किया है। तो जो यह मंदिर है फाल्गु नदी के किनारे विष्णुपद, इसका दौरा किसने किसने किया है? तो रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और श्री रामकृष्ण इत्यादि इन्होंने। आगे देखते हैं। मंदिर के निर्माण की तारीख अज्ञात है और ऐसा माना जाता है कि सीता के साथ राम ने इस स्थान का दौरा किया था। वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण इंदौर की शासक देवी अहिल्याबाई होलकर ने 1787 में फाल्गु नदी के तट पर किया जाता। हालांकि ये बहुत पुराना है, पर इसका नया निर्माण किया गया था अहिल्याबाई होलकर के द्वारा 1787 में। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु के पद चिन्हों के साथ केंद्र में किया गया था। हिंदू धर्म में यह पद चिन्ह भगवान विष्णु द्वारा गयासुर की छाती पर अपना पैर रखकर उसे वश में करने के कार्य को दर्शाता है। विष्णुपद मंदिर के अंदर भगवान विष्णु के 40 सेंटीमीटर लंबे पद चिन्ह ठोस चट्टान पे अंकित है। तो इस मंदिर के अंदर भगवान विष्णु के जो पैर है उसको अंकित किया गया है, जो 40 सेंटीमीटर लगभग लंबा है और विशाल के पत्थर पे है। आगे देखते हैं कि 30 मीटर है और ऊंचाई उसकी 30 मीटर है और इसमें सुंदर नक्काशीदार स्तंभों की 8 पंक्तियां बनी हुई हैं। आगे देख लेते हैं। जो 8 पंक्तियां बनी हुई हैं वो मंडप को सहारा देती हैं और मंदिर लोहे के क्लैंप से जुड़े बड़े ग्रेनाइट ब्लॉकों से बना है। और जो मंदिर है वो लोहे के क्लैंप से जुड़ा है, बड़ा ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। आगे है डुंगेश्वरी गुफा मंदिर, इसके बारे में जानते हैं। तो डुंगेश्वरी गुफा मंदिर, जिसे महाकाल गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है, बिहार के गया जिले में बोध गया से 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। गुफा मंदिर के अंदर एक हिंदू देवी देवता डुंगेश्वरी को रखा गया है। आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है डुंगेश्वरी पर्वत पहाड़ी के बारे में। डुंगेश्वरी गुफा मंदिर स्थानीय लोगों के लिए सुजाता स्थान के रूप में भी लोकप्रिय है। ऐसा माना जाता है कि जब बुद्ध अपना आत्मदंड ले रहे थे तो वे कमजोर, दुर्बल और भूखे हो गए थे। जब वे एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे तो सुजाता नाम की एक गांव की महिला ने उन्हें भोजन कराया और बुद्ध ने उसकी भेंट स्वीकार की और भोजन ग्रहण किया।
उनकी स्पष्ट स्वीकृति ने उन्हें एक दिव्य सत्य प्रस्तुत किया कि न तो अत्यधिक आत्मभोग और न ही आत्म अपमान आत्मज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका है। बुद्ध को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करने से सर्वोच्च निर्वाण प्राप्त होगा। तो उनका उसी समय पता चला उनको कि बहुत ज़्यादा आत्मभोग भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा आत्मज्ञान भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के मध्यम मार्ग को अनुसरण करना चाहिए और उसी से सर्वोच्च निर्वाण प्राप्त होगा। आगे देख लेते हैं मंगला गौरी मंदिर। मंगला गौरी मंदिर के बारे में जानते हैं। मंगला गौरी मंदिर भारत के बिहार के गया में स्थित मंगला गौरी मंदिर का उल्लेख पद्य पुराण, वायु पुराण और अग्नि पुराण तथा अन्य शास्त्रों और तांत्रिक कार्यों में किया गया है। यह मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। वर्तमान मंदिर में 15वीं शताब्दी का है। जो वर्तमान मंगला गौरी मंदिर है ये कब का है? तो लगभग 15वीं शताब्दी का। यह मंदिर मुख्य रूप से वैष्णो तीर्थ स्थल गया में शक्ति या माँ देवी को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट है मंगला गौरी को परोपकार के देवी के रूप में पूजा जाता है। मंगला गौरी को परोपकार के देवी के रूप में पूजा जाता है। यह 15वीं शताब्दी में बना एक बहुत पुराना मंदिर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। सीढ़ियों वाला मार्ग स्थानीय लोगों के घरों के बीच में है। सीढ़ियों वाले मार्ग की शुरुआत में भीम, जो 5 पांडवों में से एक थे, इनका मंदिर है। हम यहाँ उनके घुटने के निशान देख सकते हैं। यहाँ भीम के श्राद्ध कर्म किया जाता है, इसलिए इसे भीम वेदी कहा गया। अर्थात मंगला गौरी गया में स्थित है और मंगला गौरी में भीम के मंदिर है, उनके घुटने के निशान देखने को मिलते हैं। अगला जिला है हमारा भागलपुर। तो भागलपुर के बारे में जानते हैं। भागलपुर का में देखते हैं विक्रमशिला, जो बहुत फेमस है वहाँ का विश्वविद्यालय। विक्रमशिला की स्थापना तब की गई थी जब नालंदा में शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आने लगी थी। पाल राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला उस युग के 5 महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्रों के नेटवर्क का एक हिस्सा था। तो जो विक्रमशिला है भागलपुर में, इसकी स्थापना किसने की? पाल राजा धर्मपाल ने। और ये फोटो है, यहाँ पे ये पर्वत है और ये उसका फोटो है। मंदार पर्वत या पहाड़ी बिहार के भागलपुर शहर के दक्षिण में लगभग 48 किलोमीटर दूर स्थित है। ये जो मंदार पहाड़ी या पर्वत का फोटो है, ये भागलपुर शहर के दक्षिण में लगभग 48 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट है कि मंदार लगभग 750 फीट ऊंची ग्रेनाइट पहाड़ी है। मंदार जो है लगभग 750 फीट ऊंची ग्रेनाइट पहाड़ी है और एक पौराणिक ग्रंथ के अनुसार भागलपुर वह स्थान था जहां समुद्र मंथन हुआ था और देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए मंदार पर्वत का उपयोग करके दूध के सागर का मंथन किया था। कहा जाता है कि नागराजा वासुकी ने खुद को दूध के सागर को मंथन करने के लिए रस्सी के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश की। तो जो नाग राजा वासुकी थे उन्होंने बोला कि हमें इसका मंथन करने के लिए रस्सी की तरह इस्तेमाल किया जाए। और मंदार पहाड़ी पर एक कुंडली के धुंधले निशान इस कहानी के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। और मंदार पहाड़ी पर एक कुंडली का धुंधला निशान है और इस कहानी का प्रमाण है वो। आगे देखते हैं। एक पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने राक्षस मधु को हराया और उस पहाड़ी को उसके ऊपर रखा, जिसे यह मंदार के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं कि शंख पंचजन्य, जिसने महाभारत के युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया, माना जाता है कि शंख कुंड से प्राप्त किया गया था। जो शंख है वो शंख कुंड से प्राप्त किया गया था और शंख का प्रयोग महाभारत के युद्ध की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए किया गया था। कालिदास ने अपने महाकाव्य कुमार संभव में मंदरा पर्वत पर भगवान विष्णु के पद चिन्हों का भी उल्लेख किया है और यह स्थित है भागलपुर से 48 किलोमीटर दूर। इस पहाड़ी पर चट्टानों में काटी गई हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैनियों के बीच एक मान्यता है कि 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य ने
12वें तीर्थंकर वासुपूज्य ने इसी पहाड़ी की चोटी पर निर्माण प्राप्त किया था। जैनियों के बीच की मान्यता क्या है कि जो वासुपूज्य थे, 12वें तीर्थंकर थे, वो इसी पहाड़ी की चोटी पर निर्वाण प्राप्त किए थे। जैन के 12 तीर्थंकर थे। आगे देखते हैं 12वें नंबर के, आगे देखते हैं कुप्पा घाट। कुप्पा घाट बिहार के भागलपुर में पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित एक स्थान है। और कुप्पा घाट का अर्थ है नदी के किनारे की गुफा। और तदनुसार यहाँ एक गुफा है जिसके बारे में माना जाता है कि महर्षि मेही परमहंस ने इसका उपयोग ध्यान के लिए किया था। बाद के वर्षों में कुप्पा घाट को महर्षि मेही आश्रम के रूप में बदल दिया गया और यह संत मत के अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गया। हर साल महर्षि मेही की जयंती के अवसर पर महर्षि संत सेवी जो मेही के उत्तराधिकारी थे और गुड़ी पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम में कई भक्त आते हैं। भक्तों की इस महत्ता ने आश्रम को अखिल भारतीय संत मत सत्संग का राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया है। कुप्पा गुफा, आगे देख लेते हैं अजगैबीनाथ मंदिर। अजगैबीनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं। ये भी भागलपुर में है। सुल्तानगंज में स्थित अजगैबीनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। अजगैबीनाथ के मुख्य मंदिर में स्थित मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। मंदिर का संबंध मुनि जहन्नू से है क्योंकि एक मान्यता के अनुसार अजगैबीनाथ मंदिर में स्थित मूर्ति जहन्नू मुनि के आश्रम में स्थित है। एक कहानी है जो कहती है कि जब मुनि जहन्नू अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे तो समुद्र की ओर जाती गंगा ने अपने लहरों से जहन्नू को परेशान कर दिया था। माना जाता है कि मुनि जहन्नू ने पूरी नदी को निगल लिया था और मुनि भागीरथ ने जहन्नू की जांघों पर चीरा लगाकर गंगा को बचाया था। तो जब मुनि जहन्नू ने उसको निगल लिया था तो मुनि भागीरथ ने उस पर उनकी जांघों पर चीरा लगा करके गंगा को बचाया था ताकि गंगा के लिए रास्ता बनाया जा सके। इस प्रकार गंगा नदी को जाह्नवी नाम मिला है, ऐसा मानता है। और इसी उपलक्ष्य में वहां पे मंदिर बनाया गया है, अजगैबीनाथ मंदिर। आगे देखते हैं कैमूर। और कैमूर के बारे में जानते हैं तो वैद्यनाथ गांव रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय से 9 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ स्वर्गीय प्रतिहार वंश का निर्मित एक शिव मंदिर स्थित है। यहाँ ऐतिहासिक महत्व के सिक्के और कीमती सामान भी मिले हैं वैद्यनाथ मंदिर में। आगे देखते हैं रामगढ़। तो भगवान मंडल के भगवानपुर प्रखंड के रामगढ़ गांव में प्रसिद्ध मुंडेश्वरी मंदिर है जो करीब 600 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर बना है। यहाँ मिले पुरातात्विक महत्व के शिलालेखों के अनुसार यह मंदिर इतना पुराना है कि इसका निर्माण 635 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। मुंडेश्वरी का निर्माण 635 ईस्वी के आसपास हुआ है। आगे देखते हैं पश्चिम चंपारण। तो पश्चिम चंपारण का प्रमुख बिंदु है कि नंदगढ़ और चंकीगढ़। नंदगढ़ लौरिया प्रखंड में स्थित है। नंदगढ़ लौरिया प्रखंड में स्थित है जबकि चंकीगढ़ नरकटियागंज प्रखंड में स्थित है। ये वास्तव में 2 बड़े टीले हैं जो नंद वंश और विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चाणक्य के महलों के अवशेष हैं। नंदगढ़ को अस्थि स्तूप के रूप में भी जाना जाता है जहाँ बुद्ध की राख को स्थापित किया गया था। नंदगढ़ में अस्थि स्तूप के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ बुद्ध की राख को स्थापित किया गया था। और ऐसा है कि यहाँ पे चाणक्य के महल के अवशेष भी मिले हैं और नंदी वंश का भी मिला है। आगे देखते हैं अशोक स्तंभ। लौरिया प्रखंड में नंदगढ़ से लगभग 1 किलोमीटर पूर्व में अशोक सिंह का स्तंभ है जो 2300 साल से अधिक पुराना है और बहुत अच्छी स्थिति में है। यह स्तंभ 35 फीट ऊंचा है और इसका आधार व्यास 35 इंच और ऊपरी व्यास 22 इंच है। इसकी विशालता और उत्कृष्ट फिनिश अशोक युग के राजमिस्त्रियों के कौशल और संसाधनों का शानदार सबूत प्रस्तुत करती है। गौनाहा प्रखंड में गांधी की भितिराहवा आश्रम के करीब रामपुरवा गांव में उनके शीर्ष हटाए गए ऐसे 2 और स्तंभ खोजे गए हैं। उनकी एक शीर्षस्थ मूर्ति पर बैल है और अब ये नई दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय में है तथा दूसरी शीर्षस्थ मूर्ति सिंह कलकत्ता संग्रहालय में है। तो एक को कहाँ भेज दिया गया?
अशोक स्तंभ को दिल्ली और एक को कलकत्ता संग्रहालय में जो मिला था, रामपुरवा गांव में मिला था उनका शीर्ष। और ये था कहाँ पे इसका अशोक स्तंभ? लौरिया प्रखंड के नंदगढ़ में अशोक का सिंह स्तंभ था। सिंह स्तंभ लौरिया नंदगढ़, और बैल का जो था उसको दिल्ली में रख दिया गया है, जो भितिहरवा आश्रम के पास रामपुरवा गांव में मिला था, बैल शीर्ष वाला। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गया है तो नेशनल पार्क और सैंक्चुअरीज देखते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बीच अंतर। वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही प्राकृतिक परिदृश्य, पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए स्थापित है, लेकिन वे अपने प्रबंधन उद्देश्यों, विनियमों और प्राथमिक फोकस में भिन्न हैं। तो एक्चुअली इन दोनों का मकसद एक ही है, परंतु इनका जो प्रबंधन है, इनका जो नियम है, उद्देश्य है, फोकस है, वो अलग अलग हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बीच में अंतर दिया गया है, उसको देखते हैं कि प्रबंधन उद्देश्य से कैसे ये दोनों भिन्न हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से वन्यजीव प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थापित किए जाते हैं। मुख्य उद्देश्य इसका है कि एक सुरक्षित और प्राकृतिक वातावरण प्रदान करना, जहां वन्यजीव शिकार, कटाई या शहरी विकास जैसी मानवीय गतिविधियों से होने वाली परेशानी के बिना पनप सकें। जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य प्राकृतिक परिदृश्य और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण भी कर सकते हैं। उनका प्राथमिक ध्यान वन्यजीव संरक्षण पे होता है। वहीं जबकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं कि इनका प्रबंधन क्या है। तो राष्ट्रीय उद्यानों के व्यापक प्रबंधन उद्देश्य होते हैं, जिनमें परिदृश्य, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, भूवैज्ञानिक विशेषताएं और सांस्कृतिक विरासत स्थलों सहित प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण शामिल होता है। वन्यजीव संरक्षण के अलावा राष्ट्रीय उद्यान भी होते हैं, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा भी कर सकते हैं। बाहरी मनोरंजन और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है राष्ट्रीय उद्यान में, और वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण शिक्षा के अवसर प्रदान कर सकते हैं हम। आगे देखते हैं नियमन और प्रबंधन अभ्यास। तो वन्यजीव अभ्यारण्य का कैसे नियमन और प्रबंधन होता है, इसके बारे में देखते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्यों का प्रबंधन वन्यजीव प्रजातियों की सुरक्षा और मानवीय व्यवधानों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करके किया जाता है। उनके पास शिकार, अवैध शिकार, आवास विनाश और अन्य गतिविधियों को रोकने के लिए विशिष्ट नियम और प्रतिबंध हो सकते हैं, जो वन्यजीव आबादी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रबंधन अभ्यास प्राकृतिक आवासों और पारिस्थितिकी तंत्र अखंडता के संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं। आगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं, इनका विनियमन कैसे होता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों का प्रबंधन पारिस्थितिकी अखंडता को संरक्षित करने, प्राकृतिक सांस्कृतिक संसाधनों को बनाए रखने और सार्वजनिक आनंद और मनोरंजन के अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ किया जाता है। पार्क प्रबंधन में आगंतुकों के उपयोग और पहुंचे के साथ संरक्षण उद्देश्य को संतुलित करना शामिल है। वन्यजीव अभ्यारण्यों की तुलना में राष्ट्रीय उद्यानों में मनोरंजक सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और आगंतुक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला हो सकती है। अगला देखते हैं पॉइंट, संरक्षण का दायरा। इनका संरक्षण कैसे किया जाता है। वन्यजीव अभ्यारण्य का संरक्षण के बारे में जानते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से वन्यजीव प्रजातियों और उनके आवासों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे वन, आर्द्रभूमि, घास के मैदान, तटीय क्षेत्रों सहित विविध पारिस्थितिकी तंत्रों को शामिल कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक जोर वन्यजीव संरक्षण पे है। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला की रक्षा करते हैं, जिसमें परिदृश्य, पारिस्थितिकी तंत्र, भूवैज्ञानिक संरचना, वन्यजीव आवास और सांस्कृतिक विरासत स्थल शामिल हैं।
वन्यजीव संरक्षण के अलावा राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक सुंदरता, जंगल क्षेत्रों और अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताओं को भी संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आगंतुक उपयोग और मनोरंजन। वन्यजीव अभयारण्य आबादी में व्यवधान को कम करने के लिए वन्यजीव अभयारण्यों में आगंतुकों की पहुंच और मनोरंजक गतिविधियां सीमित की जा सकती हैं। वन्यजीवों को देखना, पक्षियों को देखना, प्रकृति की सैर और फोटोग्राफी जैसी गतिविधियों को अक्सर प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन मनोरंजक उपयोग के लिए सुविधाएं और बुनियादी ढांचा न्यूनतम हो सकता है। राष्ट्रीय उद्यान मनोरंजक अवसरों और आगंतुकों के अनुभव की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिसमें लंबी पैदल यात्रा, शिविर लगाना, वन्यजीवों को देखना, सुंदर ड्राइव, नौका विहार, शैक्षिक कार्यक्रम शामिल हैं। आगंतुक केंद्र, कैंपग्राउंड, ट्रेल्स, व्याख्यात्मक प्रदर्शन जैसी आगंतुक सुविधाएं आमतौर पर सार्वजनिक उपयोग और आनंद को समायोजित करने के लिए उपलब्ध होती हैं। ये एग्जाम्पल है एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। देखते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल से देखते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित एक बाघ अभयारण्य है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुई थी और यह 340 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा बनने वाला है। पहले यह एक वन्यजीव अभयारण्य था। वाल्मीकि पहले वन्यजीव अभयारण्य था और राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल इसका है 550 वर्ग किलोमीटर। यह उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर्स, गैंडे और बाइसन के लिए प्रसिद्ध है। इस उद्यान में वाल्मीकि में कौन से हैं तो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, गैंडे हैं और बाइसन हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में उड़ने वाले लोमड़ी यानी एक प्रकार का चमगादड़ भी देखा जाता है। नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। 1982 में स्थापित 1350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। यह कैमूर हिल्स रेंज बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, जहाँ खूबसूरत झीलें मौजूद हैं। यह बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। यह ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। जो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य वो ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। यह ऐतिहासिक टेराकोटा पेंटिंग, गुफाओं आदि के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं राजगीर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। राजगीर या पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा वन प्रभाग में स्थित है, जो नालंदा जिला प्रशासन के तहत 35.84 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला पॉइंट है, यह अभयारण्य आसपास के परिदृश्य को वनस्पतियों, जीवों की किस्मों सहित कई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं प्रदान करता है। इसलिए इस जंगल की रक्षा के लिए 1978 में 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को राजगीर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। आगे देखते हैं, अभयारण्य राजगीर पहाड़ियों की 5 चोटियों से घिरा है। जो अभयारण्य है वो राजगीर पहाड़ियों की 5 चोटियों से घिरा हुआ है, जो एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, जो अभयारण्य को कृषि क्षेत्रों, बस्तियों, सड़कों और गांवों के आसपास के परिदृश्य से अलग करते हैं। आगे देखते हैं कि ये 5 चोटियां हैं, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और वैभवगिरी। तो राजगीर की 5 चोटियां कौन सी हैं? रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और वैभवगिरी। रत्नागिरी, उदयगिरी, विपुलगिरी, सोनगिरी, वैभवगिरी। आगे देखते हैं कि अभयारण्य के उत्तर में पंचानन और सरस्वती नदियां और राजगीर शहर स्थित हैं। और इस अभयारण्य के राजगीर अभयारण्य के उत्तर में क्या है तो पंचानन नदी है और सरस्वती राजगीर शहर में सब स्थित हैं। आगे देखते हैं विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य अपने डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन की स्थापना 1991 में हुई थी और यह बिहार के भागलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। न केवल डॉल्फिन बल्कि इसकी जैव विविधता इसके जलीय वन्यजीवों के लिए भी समृद्ध है।
आगे देखते हैं, यह 55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दुनिया में गंगा डॉल्फिन की कुल संख्या लगभग 1500 है, लेकिन उनमें से आधी यहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य। तो 1987 में स्थापित और बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य। यह 70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कंवर झील अभ्यारण्य 70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह बेगूसराय जिले में है। कंवरतार झील इसकी महत्व बढ़ाती है, जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की अक्षुब्ध झील है। अगर पूछा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की अक्षुब्ध झील कौन है, तो कंवर झील है, जो कहाँ पे है, बेगूसराय में है। यह पक्षी प्रेमियों के लिए प्रसिद्ध जगह है और यह हजारों पक्षियों का घर भी है। अगला पॉइंट है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में हुआ था। 700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। भीम बांध गंगा नदी के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे और संथाल परगना के पश्चिम में स्थित है। यह चारों तरफ से घनी आबादी वाले गैर वनीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। घाटी के भागों और तलहटी में गर्म झरने हैं, जिनमें से सबसे बेहतरीन भीम बांध, सीताकुंड और ऋषिकुंड है। और में से सबसे बेहतरीन कौन से हैं, तो भीम बांध है, सीताकुंड है और ऋषिकुंड है। आगे देख लेते हैं कि सभी जो गर्म झरने हैं पूरे साल लगभग एक ही तापमान बनाए रखते हैं। उनमें से भीम बांध झरने का तापमान सबसे अधिक है, लगभग 52 डिग्री। तो मुंगेर में स्थित है भीम बांध, सीताकुंड और ऋषिकुंड। और डिस्चार्ज इसका हो जाता है ये 0.84 से 1.52 घन मीटर प्रति सेकंड से। अगला हमारा अभ्यारण्य है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य और ये है कहाँ पे है, तो गया जिले में है, झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1976 में स्थापित है और 140 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो गया और झारखंड के कोडरमा में है। तेंदुआ और हाथी महत्वपूर्ण जानवर हैं गौतम बुद्ध अभ्यारण्य के। आगे देख लेते हैं नागी बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। नागी बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जमुई जिले में स्थित है। जमुई जिले में स्थित है नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य बिहार का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। नागी बिहार का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। यह झाझा के पास लगभग 2 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पक्षी देखने वाले कई तरह के प्रवासी पक्षियों की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य। तो जो नागी बांध है वो 791 हेक्टेयर और नकटी बांध है 332 हेक्टेयर। 2 अभ्यारण्य है जो एक दूसरे के इतने करीब हैं कि उन्हें एक पक्षी क्षेत्र माना जा सकता है। नेक्स्ट है नागी जमुई जिले में झगहा से 7 किलोमीटर दूर है और नकटी नागी से 4 किलोमीटर दूर है, जो समान आवास पर स्थित है। नेक्स्ट है कि अधिसूचित अभ्यारण्य चट्टानों वाली पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, जो नदियों पर बांध बनाकर बनाए गए हैं। आगे देखते हैं कि ये दोनों जलाशय काफी गहरे हैं, जिनकी सतह साफ है। इन बांधों का निर्माण स्थानीय खेतों को पानी की आपूर्ति के लिए किया गया था और दोनों जलाशयों के आसपास खेती योग्य भूमि भी है। नेक्स्ट है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे उदयपुर भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और यह 8.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। अर्थात उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है, बिहार के, तो पश्चिम चंपारण जिले में है। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से आर्द्र भूमि है। तो उदयपुर आर्द्र भूमि वेटलैंड है जो गंडकी नदी के बाढ़ के मैदान में एक अक्षुब्ध झील पे निर्मित है स्थित है। यह विभिन्न प्रकार के जलीय पक्षियों का घर है और जो स्थानीय और प्रवासी दोनों हैं। तो बहुत सारे जलीय पक्षियों का घर भी है जो स्थानीय और प्रवासी दोनों हैं। नेक्स्ट है कि अभ्यारण्य में दलदली जंगल, शुष्क नदी के किनारे के जंगल और गैर शिशु जंगल, अकेशिया, कटैचोड़ और बर्गिया शिशु के क्षेत्र हैं। या निचली गंगा के मैदानों के नम पर्णपाती वन पारिस्थितिकी क्षेत्र में। तो ये इम्पोर्टेंट है कि नम पर्णपाती वन, तो वहाँ पे पूछ सकता है कि अगर
चंपारण में किस टाइप के वन है, तो नम पर्णपाती वन। और इसके बाद ये आगे इसका देखते हैं चैप्टर बिहार का भौगोलिक विभाजन, तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे। बिहार का भौगोलिक विभाजन खत्म करते हैं इसको।